दोस्तों, आज की कहानी उस चुप्पी की है जो शोर से ज्यादा भारी होती है। यह कहानी एक ऐसे पिता की है जिसके पास दुनिया खरीदने की ताकत थी, मगर वो अपनी बेटी की एक आवाज खरीदने के लिए तरस गया। यह कहानी एक ऐसे पागल की है जिसे दुनिया ने पत्थर मारे, मगर उसी पागल के पास एक ऐसा मरहम था जो करोड़ों की दवाइयों में नहीं मिला। सोचिए, एक तरफ वो बाप जो अपनी बेटी के लिए शहर खरीद सकता है और दूसरी तरफ वो भिखारी जिसके पास खुद के तन ढकने को कपड़ा नहीं है। जब ये दोनों आमने सामने आएंगे तो किसकी जीत होगी, दौलत की या दिल की? इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आएगा जब आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया, मगर वहीं से चमत्कार शुरू होगा। अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो यह कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। क्या उस गूंगी गुड़िया की आवाज वापस आएगी, या वो पिता अपने घमंड में सब कुछ खो देगा? यह जानने के लिए दिल थाम कर बैठिए। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए स्टोरी बाय रोनी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं आज की यह दास्तां। शहर के सबसे पॉश इलाके में एक ऐसी इमारत थी जो बादलों से बातें करती थी, और उस इमारत के सबसे ऊपर वाले पेंट हाउस में रहता था विक्रमजीत सिंघानिया। विक्रमजीत सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि पावर का दूसरा नाम था। शहर की आधी से ज्यादा इमारतें उसी ने बनाई थी। लोग कहते थे कि विक्रमजीत जिस मिट्टी को छू ले वो सोना बन जाती है। उसके इशारे पर सरकारें हिल जाती थी। उसके घर में इटली का मार्बल लगा था, फ्रांस के झूमर लटकते थे और बाथरूम के नल भी सोने के पानी चढ़े हुए थे। लेकिन उस आलीशान महल में एक चीज की कमी थी, और वो थी आवाज। जी हां, विक्रमजीत के घर में एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी भी इंसान को पागल कर दे। यह सन्नाटा उसकी 6 साल की बेटी रूही का था। रूही दिखने में इतनी खूबसूरत थी जैसे साक्षात परी जमीन पर उतर आई हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, भूरे बाल और गुलाबी होठ, जिसे देखकर लगता था कि अभी कुछ बोलेगी, मगर वो बोलती नहीं थी। रूही जन्म से मूक थी। जब वो पैदा हुई थी तो विक्रमजीत ने पूरे अस्पताल को मिठाई से भर दिया था, मगर जब डॉक्टर ने बताया कि बच्ची के गले में आवाज नहीं है तो विक्रमजीत का वो जश्न मातम में बदल गया था। उस दिन पहली बार विक्रमजीत को लगा था कि उसका पैसा किसी काम का नहीं है, लेकिन विक्रमजीत हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया था कि वो अपनी बेटी की आवाज खरीद कर लाएगा, चाहे उसकी कीमत पूरी दुनिया की दौलत ही क्यों ना हो। रूही अब 6 साल की हो चुकी थी। इन 6 सालों में विक्रमजीत ने उसे दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। अमेरिका, लंदन, जर्मनी, जहां जहां उम्मीद की कोई किरण दिखी, विक्रमजीत अपनी बेटी को लेकर पहुंचा। डॉक्टरों ने तरह तरह के ऑपरेशन किए। नन्ही सी जान को बड़ी बड़ी मशीनों के बीच रखा गया। उसे कड़वी दवाइयां दी गई। उसके गले की नसों की जांच हुई, स्पीच थेरेपी हुई। विक्रमजीत डॉक्टरों पर चिल्लाता, उन पर पैसों की गड्डियां फेंकता और कहता कि मुझे बस मेरी बेटी के मुंह से पापा शब्द सुनना है, तुम जो मांगोगे वो दूंगा। मगर कुदरत का लिखा पैसा नहीं बदल सकता था। हर बार नतीजा वही होता। डॉक्टर सिर झुकाकर कहते, मिस्टर सिंघानिया, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर रूही की वोकल कॉर्ड्स में कोई हरकत नहीं है। ये शायद अब कभी नहीं बोल पाएगी। ये सुनकर विक्रमजीत का गुस्सा और बढ़ जाता। वो घर आकर सामान तोड़ता, नौकरों पर चिल्लाता और फिर रात को अपनी सोती हुई बेटी के पास बैठकर रोता। रूही अपने पिता का दर्द समझती थी। वो अपने नन्हे हाथों से विक्रमजीत के आंसू पोंछती। वो कुछ कहना चाहती थी। वो अपना मुंह खोलती, मगर आवाज की जगह सिर्फ हवा बाहर आती। वो बेचारी अपनी बात समझाने के लिए इशारे करती, मगर विक्रमजीत के पास अब इशारे समझने का सब्र नहीं बचा था। वो झूंझला जाता था। उसे लगता था कि वो एक हारा हुआ बाप है। धीरे धीरे विक्रमजीत ने रूही के पास बैठना कम कर दिया। वो अपने काम में डूबने लगा ताकि उसे उस सन्नाटे का सामना न करना पड़े। रूही उस बड़े से महल में अकेली हो गई। उसके पास महंगे खिलौने थे, कमरे में दुनिया भर की गुड़िया थी, मगर बात करने वाला कोई नहीं था। उसकी माँ उसके जन्म के समय ही चल बसी थी। अब रूही का साथी था तो बस वो सन्नाटा और खिड़की के बाहर दिखने वाला आसमान। कहानी में नया मोड़ तब आया जब उस आलीशान घर के बाहर सड़क के किनारे एक नया मेहमान आया। वो कोई मेहमान नहीं, बल्कि एक पागल भिखारी था। गंदे फटे हुए कपड़े, बढ़ी हुई दाढ़ी, उलझे हुए बाल और नंगे पैर। वो दिन भर सड़क के किनारे बैठा रहता। कभी हवाओं से बातें करता, कभी खाली बोतलों को एक लाइन में सजाता, कभी आवारा कुत्तों के साथ अपनी सूखी रोटी बांट कर खाता। लोग उसे पागल कहते थे। कोई उसे पत्थर मारता तो कोई उसे दूर भगा देता, मगर वो पागल किसी से कुछ नहीं कहता था। वो बस अपनी ही दुनिया में मस्त रहता।
विक्रमजीत की गाड़ी जब भी वहां से गुजरती तो वो नाक पर रूमाल रख लेता। उसने अपने गार्ड्स को कह रखा था कि इस गंदगी को मेरे गेट के पास मत आने देना। गार्ड्स उस पागल को डंडे मारकर भगा देते, मगर वो ढीठ था। थोड़ी देर बाद फिर वहीं आकर बैठ जाता। उसे शायद उस जगह से कोई लगाव हो गया था, या शायद किस्मत उसे वहीं रखना चाहती थी। एक दोपहर की बात है। विक्रमजीत ऑफिस गया हुआ था। घर में नौकर अपने काम में व्यस्त थे। रूही अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। वो उदास थी। आज उसका जन्मदिन था, मगर उसे विश करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि विक्रमजीत सुबह ही किसी जरूरी मीटिंग के लिए निकल गया था। रूही कांच की दीवार से नीचे देख रही थी। तभी उसकी नजर गेट के बाहर बैठे उस पागल पर पड़ी। वो पागल बारिश के पानी से भरे गड्ढे में कागज की नाव चला रहा था। वो जोर जोर से हंस रहा था, ताली बजा रहा था, जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी पाली हो। रूही उसे इकट्ठक देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि कीचड़ में सने होने के बाद भी यह आदमी इतना खुश कैसे है। तभी उस पागल की नजर ऊपर बालकनी पर खड़ी रूही पर पड़ी। उसने रूही को देखा और एक पल के लिए रुक गया। फिर उसने अपनी जेब से एक मुरझाया हुआ फूल निकाला और ऊपर की तरफ ऐसे दिखाया जैसे किसी राजकुमारी को तोहफा दे रहा हो। रूही डर गई। वो पीछे हट गई। उसे लगा वो आदमी गंदा है, मगर थोड़ी देर बाद उसने फिर झांक कर देखा। वो पागल अब भी वहीं खड़ा था, हाथ में फूल लिए, और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें कोई मिलावट नहीं थी। रूही को आज तक किसी ने ऐसे नहीं देखा था। लोग उसे दया की नजर से देखते थे कि बेचारी गूंगी है, मगर उस पागल की आंखों में दया नहीं थी, दोस्ती थी। रूही ने धीरे से अपना हाथ उठाया और हिलाया। यह देखकर पागल खुशी से नाचने लगा। उसने वहीं सड़क पर गुलाटी मारी, अजीब अजीब मुंह बनाए, कभी बंदर की नकल उतारी तो कभी हाथी की। रूही के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, वो मुस्कान जो बरसों से खो गई थी। अब यह रोज का सिलसिला बन गया। रूही स्कूल से आती और सीधे बालकनी में पहुंच जाती। नीचे वो पागल उसका इंतजार करता। उन दोनों के बीच 50 फुट की दूरी थी, कांच की दीवारें थी, अमीरी और गरीबी की खाई थी, मगर उन दोनों ने अपना एक अलग ही रिश्ता बना लिया था। वो पागल नीचे से इशारे करता और रूही ऊपर से हंसती। कभी वो पागल सड़क पर पड़े कचरे से कुछ कलाकारी करता। एक दिन उसने फटे हुए अखबारों से एक ताज बनाया और अपने सिर पर पहन लिया। फिर उसने रूही की तरफ इशारा किया कि तुम रानी हो। रूही इतनी जोर से हंसी कि उसकी हंसी की आवाज न होते हुए भी उसका पूरा शरीर हिल गया। नौकरों ने देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने रूही को इतना खुश कभी नहीं देखा था, मगर वो डरते थे कि साहब को पता चला तो क्या होगा, इसलिए सब चुप रहे। रूही को अब अपने पिता के आने का इंतजार नहीं रहता था। उसे बस सुबह होने का इंतजार रहता था ताकि वो अपने दोस्त को देख सके। वो अपने खाने में से सेब और चॉकलेट बचा लेती और चुपके से गार्ड्स की नजर बचाकर बालकनी से नीचे फेंक देती। पागल उस चॉकलेट को ऐसे कैच करता जैसे वो कोई अनमोल खजाना हो। फिर वो उसे खाता नहीं बल्कि जेब में रख लेता। शायद रूही की दी हुई चीज उसके लिए भूख से ज्यादा कीमती थी। एक दिन मौसम बहुत खराब था। बाहर तेज आंधी चल रही थी। रूही बालकनी में खड़ी थी। उसने देखा कि वो पागल ठंड से ठिठुर रहा है। उसके पास ओढ़ने को कुछ नहीं था। वो अपनी बाहों को रगड़ रहा था। रूही का बालमन तड़प उठा। वो भागी भागी अपने कमरे में गई। उसने आंदीज दिए जा रही है अपनी सबसे पसंदीदा और सबसे गर्म शॉल निकाली। यह शॉल विक्रमजीत ने पेरिस से मंगवाई थी। रूही ने वो शॉल बालकनी से नीचे फेंक दी। शॉल हवा में लहराती हुई सीधे उस पागल के पास गिरी। पागल ने ऊपर देखा। रूही ने इशारे से कहा, इसे ओढ़ लो। पागल ने वो शॉल उठाई, उसे अपने गंदे गालों से लगाया और फिर ओढ़ लिया। उस शॉल की कीमत लाखों में थी, मगर उस वक्त उसकी कीमत एक जान बचाने जितनी थी। रूही को उस रात बहुत अच्छी नींद आई। उसे लगा जैसे उसने आज पहली बार कुछ अच्छा किया है। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। अगले दिन रविवार था। विक्रमजीत घर पर ही था। वो अपने स्टडी रूम में बैठा कुछ फाइलों में उलझा था। तभी उसे बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया। वो खिड़की के पास आया। उसने देखा कि गेट के बाहर कुछ लोग जमा हैं और बीच में वो पागल नाच रहा है। विक्रमजीत को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, मैंने गार्ड्स को कहा था इसे भगाने को। वो गुस्से में नीचे उतरा, मेन गेट की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा, उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने देखा कि उसकी बेटी रूही गेट के अंदर खड़ी है और गेट के सलाखों के उस पार वो गंदा पागल खड़ा है। और सबसे बड़ी बात, रूही का हाथ सलाखों के बाहर है और वो उस पागल के सिर पर हाथ फेर रही है। वो पागल घुटनों के बल बैठा है और रूही की तरफ
ऐसे देख रहा है जैसे वो भगवान हो। और तभी विक्रमजीत ने वो सुना जो नामुमकिन था। रूही के मुंह से एक हल्की सी आवाज निकल रही थी। वो कुछ गुनगुनाने की कोशिश कर रही थी। एक पल के लिए विक्रमजीत को लगा कि यह चमत्कार है, मगर अगले ही पल उसका अमीर बाप वाला अहंकार जाग गया। उसे अपनी बेटी की आवाज नहीं बल्कि वो गंदगी दिखी जिसे उसकी बेटी छू रही थी। विक्रमजीत दहाड़ा, रूही पीछे हटो। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वहां सन्नाटा छा गया। रूही डर के मारे पीछे गिर गई। वो कांपने लगी। पागल भी घबरा गया। विक्रमजीत ने गार्ड्स को चिल्लाया, तुम सब मर गए थे क्या? यह भिखारी मेरी बेटी के पास कैसे आया और इसने मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया? गार्ड्स दौड़ कर आए। उन्होंने उस पागल को पकड़ लिया। रूही रोने लगी। वो अपने पिता के पैरों से लिपट गई। वो मना करने लगी। वो बिना बोले चीख रही थी कि उसे मत मारो, मगर विक्रमजीत की आंखों पर गुस्से का पर्दा पड़ा था। उसे लग रहा था कि इस पागल ने उसकी बेटी पर कोई जादू टोना कर दिया है या उसे कोई बीमारी लगा देगा। विक्रमजीत ने उस पागल के पास जाकर उसे एक जोर का तमाचा मारा। पागल गिर पड़ा। उसकी जेब से वो चॉकलेट गिर गई जो रूही ने दी थी। उसने वो शॉल भी कसकर पकड़ रखी थी। विक्रमजीत ने वो शॉल खींची और कहा, चोर कहीं के, ये शॉल तूने चुराई है? पागल ने सिर्फ इतना कहा, नहीं साहब, गुड़िया ने दी है। गुड़िया मेरी दोस्त है। यह सुनते ही विक्रमजीत का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दोस्त? तेरी इतनी औकात कि तू मेरी बेटी को दोस्त बोले? विक्रमजीत ने उसे लातों से मारना शुरू कर दिया। रूही कांपते हाथों से खिड़की पीट रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। वो अपना गला पकड़कर चीखना चाहती थी, पापा रुक जाओ, मगर आवाज ने फिर धोखा दे दिया। सिर्फ एक घूटी हुई चीख निकली। विक्रमजीत ने गार्ड्स को हुक्म दिया, इस पागल को इतना मारो और इतनी दूर फेंक कर आओ कि यह दोबारा इस शहर में भी न दिखे। गार्ड्स उस अधमरे पागल को घसीटते हुए ले गए। जाते जाते उस पागल की नजरें सिर्फ रूही पर थी। उसकी आंखों में दर्द नहीं था, एक अजीब सी चिंता थी अपनी नन्ही दोस्त के लिए। रूही वहीं फर्श पर बेहोश हो गई। उस दिन के बाद घर का वो सन्नाटा और भी गहरा हो गया, लेकिन इस बार वो सन्नाटा शांति का नहीं, मौत जैसा था। रूही ने खाना पीना छोड़ दिया। वो बस अपने कमरे के कोने में बैठी रहती। उसकी आंखें पथरा गई थी। वो खिड़की की तरफ भी नहीं देखती थी। विक्रमजीत ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की। उसके लिए दुनिया भर के महंगे खिलौने लाया, नए कपड़े लाया, यहां तक कि एक छोटा कुत्ता भी खरीद कर लाया, मगर रूही ने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। यह बुखार शरीर का नहीं, रूह का था। डॉक्टरों की टीम फिर से बुलाई गई। बड़े बड़े स्पेशलिस्ट आए। उन्होंने जांच की, टेस्ट किए, मगर रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर परेशान थे। एक बुजुर्ग डॉक्टर ने विक्रमजीत को बाहर बुलाया और कहा, मिस्टर सिंघानिया, मैं जो कहने जा रहा हूं वो शायद आपको बुरा लगे, मगर सच यह है कि आपकी बेटी को कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। उसने जीने की इच्छा छोड़ दी है। उसका दिल टूट गया है और टूटे हुए दिल का इलाज दवाई से नहीं होता। उसे वो चाहिए जिससे उसे खुशी मिलती थी, वरना हम उसे नहीं बचा पाएंगे। विक्रमजीत सन्न रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसे वो दृश्य याद आया जब रूही उस पागल के साथ हंस रही थी। उसे याद आया कि पिछले 6 सालों में उसने अपनी बेटी को कभी इतना खुश नहीं देखा था जितना उस फटेहाल भिखारी के साथ। उसका घमंड टूटने लगा था। रात के 2 बज रहे थे। रूही की सांसें भारी चल रही थी। वो नींद में बड़बड़ा रही थी। उसके होठ हिल रहे थे और वो बिना आवाज के दोस्त दोस्त पुकार रही थी। विक्रमजीत अपनी बेटी के सिरहाने बैठा था। उसने अपनी बेटी का हाथ अपने हाथ में लिया। वो हाथ बहुत ठंडा था। विक्रमजीत को लगा कि उसकी दुनिया उसके हाथों से फिसल रही है। उसने अपनी करोड़ों की दौलत की तरफ देखा, उन दीवारों की तरफ देखा, उन अवार्ड्स की तरफ देखा जो उसने जीते थे। सब उसे मिट्टी लग रहे थे। आज उसे समझ आ गया था कि एक बाप के रूप में वो पूरी तरह फेल हो चुका है। उसने फैसला किया, चाहे कुछ भी हो जाए, वो उस पागल को ढूंढ कर लाएगा। विक्रमजीत उसी वक्त उठा। उसने अपनी लग्जरी कार नहीं निकाली। वो पैदल ही बाहर निकला। बारिश हो रही थी। वही गार्ड्स गेट पर खड़े थे। उन्होंने साहब को ऐसे बारिश में भीगते देखा तो छाता लेकर दौड़े, मगर विक्रमजीत ने उन्हें हटा दिया। उसने पूछा, तुम लोग उस पागल को कहां छोड़कर आए थे? गार्ड्स घबरा गए। उन्होंने बताया कि शहर के बाहर जो कचरा डंपिंग ग्राउंड है, वहां फेंक कर आए थे। विक्रमजीत ने गाड़ी निकाली और ड्राइवर को हटने को कहा। वो खुद गाड़ी चलाकर उस कचरे के ढेर की तरफ भागा। रईस विक्रमजीत सिंघानिया आज उस जगह जा रहा था जहां जाने के नाम से भी उसे उल्टी आती थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मीलों तक सिर्फ कचरा है और बदबू है।
अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। विक्रमजीत ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। वो कीचड़ में घुस गया। उसके महंगे जूते, उसके डिजाइनर कपड़े सब गंदे हो गए। वो चिल्लाने लगा, ए भाई, कहाँ हो तुम? ए दोस्त। उसके मुंह से पागल शब्द नहीं निकल रहा था। वो पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था। उसे हर फटे हुए कपड़े में वो आदमी दिखाई देता। 2 घंटे की मशक्कत के बाद उसे एक टूटी हुई झोपड़ी के पास कुछ हलचल दिखी। वो वहां पहुंचा। उसने देखा कि वो पागल वहां जमीन पर लेटा है। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। उसके घाव अभी भी ताजे थे जो गार्ड्स ने दिए थे। मगर हैरानी की बात यह थी कि वो पागल नींद में भी अपने हाथ से वैसे ही इशारे कर रहा था जैसे वो रूही को हंसाने के लिए करता था। विक्रमजीत की आंखों से आंसू बह निकले। वो उस पागल के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने उस गंदे, बदबूदार इंसान को अपने गले से लगा लिया। वो रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दे भाई, मैंने इंसान को पहचानने में गलती कर दी। मेरी बेटी मर रही है, उसे तेरी जरूरत है, प्लीज मेरे साथ चल। पागल ने आंखें खोली। उसे शायद कुछ समझ नहीं आया। उसने बस इतना देखा कि कोई रो रहा है। उसने अपने गंदे हाथ से विक्रमजीत के आंसू पोंछे और अपनी जेब से वही टूटी हुई चॉकलेट निकाली जो उस दिन गिर गई थी। उसने वो विक्रमजीत की तरफ बढ़ाई और टूटी फूटी जुबान में बोला, गुड़िया, रोना नहीं, गुड़िया। विक्रमजीत ने उसे गोद में उठाया। वो उसे अपनी कार में लाया। उसने ड्राइवर को नहीं बुलाया, खुद उसे पीछे की सीट पर लिटाया और घर की तरफ उड़ा दी गाड़ी। जब वो घर पहुंचा तो सुबह होने वाली थी। नौकरों ने देखा कि उनका साहब कीचड़ में सना हुआ है और गोद में वही भिखारी है जिसे उन्होंने भगाया था। विक्रमजीत उसे सीधा रूही के कमरे में ले गया। डॉक्टरों ने उसे रोकना चाहा कि इन्फेक्शन हो जाएगा, मगर विक्रमजीत ने हाथ के इशारे से सबको चुप करा दिया। उसने उस पागल को रूही के बिस्तर के पास कुर्सी पर बिठाया। रूही अभी भी बेहोशी की हालत में थी। कमरे में सिर्फ मशीनों की आवाज थी। पागल ने रूही को देखा। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने धीरे से रूही के हाथ को छुआ और फिर उसने वही आवाज निकाली जो वो अक्सर निकालता था, चिड़िया की आवाज, छीं छीं। फिर उसने हवा की आवाज निकाली। उसने रूही के गाल पर उंगली फेरी। विक्रमजीत और डॉक्टर सांस रोके खड़े थे। तभी एक चमत्कार हुआ। रूही की उंगलियां हिली। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके सामने उसका दोस्त बैठा था, वही गंदा, वही पागल, लेकिन उसके लिए वो दुनिया का सबसे सुंदर इंसान था। रूही के चेहरे पर एक कमजोर सी मुस्कान आई। पागल ने ताली बजाई। उसने अपने सिर पर हाथ रखकर फिर से राजा वाला इशारा किया। रूही उठने की कोशिश करने लगी। विक्रमजीत आगे बढ़ा मदद करने के लिए, मगर रूही ने पागल का हाथ पकड़कर उठने की कोशिश की। उस दिन के बाद सिंघानिया मेंशन में बहुत कुछ बदल गया। वो पागल अब बाहर सड़क पर नहीं रहता। उसे घर के अंदर एक कमरा दिया गया। उसे नहलाया धुलाया गया, साफ कपड़े पहनाए गए। पता चला कि वो पागल कभी एक म्यूजिक टीचर था जिसका पूरा परिवार एक हादसे में खत्म हो गया था और सदमे ने उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया था। मगर रूही के प्यार ने उसे भी धीरे धीरे ठीक करना शुरू कर दिया। अब रोज शाम को उस घर से सन्नाटा नहीं बल्कि हंसी की आवाजें आती हैं। रूही और उसका दोस्त भोला, जो नाम रूही ने उसे दिया, पूरा दिन खेलते हैं। विक्रमजीत अब ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। वो अब पार्टियों में नहीं जाता बल्कि जमीन पर बैठकर भोला और रूही के साथ लूडो खेलता है। शहर के लोग हैरान हैं कि इतना बड़ा अमीर आदमी एक पागल को अपने घर में कैसे रख सकता है। लोग बातें बनाते हैं, मगर विक्रमजीत सिर्फ मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो जानता है कि उस पागल ने उसे वो दिया है जो दुनिया की कोई दौलत उसे नहीं दे सकती थी। उसने उसे इंसान बनना सिखा दिया। उसने सिखा दिया कि किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा पत्थर पारस बन जाए। रूही अब स्कूल जाती है। वो अब चुप नहीं रहती। वो खूब बोलती है, मगर जब भी कोई उससे पूछता है कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो वो किसी अमीर बच्चे का नाम नहीं लेती। वो गर्व से कहती है, मेरा दोस्त भोला है जिसने मुझे मेरी आवाज दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि प्यार और अपनापन किसी भी दवा से बड़ा होता है। हम अक्सर अपनी झूठी शान और घमंड में उन लोगों को ठुकरा देते हैं जो असल में हमारे लिए फरिश्ता होते हैं। अमीरी दिल की होनी चाहिए, जेब की नहीं, क्योंकि जेब की अमीरी तो चोर चुरा सकता है, मगर दिल की अमीरी को मौत भी नहीं छीन सकती। उस दिन अगर विक्रमजीत ने अपने घमंड को नहीं तोड़ा होता तो शायद आज उसकी गोद सूनी होती। सोचिए, आपके आसपास भी शायद कोई ऐसा इंसान हो जिसे आपकी थोड़ी सी मदद या थोड़े से प्यार की जरूरत हो। उसे दुत्कारिए मत। क्या पता वो आपकी जिंदगी में कोई चमत्कार लेकर आया हो। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में भी आंसू ला दिए हैं तो इसे अपने तक मते रखिएगा।
इसे शेयर कीजिए ताकि दुनिया को पता चले कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। अगर आप भी मानते हैं कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं और प्यार से बड़ा कोई धर्म नहीं, तो कमेंट में मेरे पापा या मेरी बेटी जरूर लिखें और प्यार की पाप सीन हैंडिंग इन तरीस की बात। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और कहानियां आप तक लाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और अच्छा लिखने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए जज्बात के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।